दोस्तों, अगर किसी ने 1976 में 1000 रुपए विप्रो के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो सोचिए आज वो कितना पैसा होता। आप गूगल पर अगर ये सर्च करेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ रुपए होता। अब यहां पर मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल, क्या आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने 1976 में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया हो विप्रो के शेयर में? आप कहोगे हम तो नहीं मिले किसी से, ये सिर्फ गूगल पर लिखी हुई स्टेटमेंट है। अगर किसी ने किया होता तो शायद उसके 700 करोड़ बन भी गए होते। पॉइंट नंबर 2, आप शायद ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि 700 करोड़ छोड़ो, वो अगर 7 लाख रुपए भी हो जाते हैं ना तो लोग इतने में बेच के निकल जाते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज कोई क्या ऐसा तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट से ऐसी कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएट कर सकें। हमारे पास कुछ नियम हो, कुछ रूल्स हो जो हम फॉलो करें और हम इन्वेस्टेड बैठे भी रहें और हमें ग्रोथ भी मिले। बट फिर डर लगता है क्रैश से, डर लगता है डोनाल्ड ट्रम्प कोई पॉलिसी ले आएंगे, जैसे कि अभी टैरिफ की पॉलिसी लेकर आए, या कोई वॉर छिड़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में क्रैश से सबको डर लगता है, बट ये सबको पता है कि मार्केट में पैसा बनता है। बट कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या उसका कोई तरीका है? एक ऐसा सिस्टम जो मैं खुद फॉलो करता हूं, अगर आपको रिवील कर दूं तो उससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। बेनिफिट नंबर 1, आपका वक्त बचेगा। वक्त क्यों बचेगा? क्योंकि आपने जो वक्त मैंने लगाया है सीखने में चीजें, वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे तो वक्त में और लोगों से आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आपका पैसा भी बचेगा। जो चीजें मैंने सीखी उसे सीखने के लिए मैंने गलतियां करी, पैसा खोया होगा, कुछ प्रॉफिट हुआ तो कुछ लॉस भी हुआ होगा। अगर किसी चीज से आज प्रॉफिट हो रहा है और कंसिस्टेंटली हो रहा है और अगर मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं तो आप पैसा बनाने भी वाले हो, वक्त भी बचाने वाले हो और पैसा भी बचाने वाले हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स होते हैं, जैसे विप्रो का शेयर, रिलायंस का शेयर, टाटा मोटर का शेयर, इसमें हम पैसा लगा देंगे। बट आप फिर कई लोगों को सुनते हो, अरे हमने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया था, शेयर्स खरीदे थे, बट वो शेयर नीचे आ गए और वो बढ़ ही नहीं रहे। हमने सोचा था बढ़ जाएंगे बट वो बढ़ ही नहीं रहे। तो लोगों के पैसे अटक गए, लोगों को ग्रोथ नहीं मिली, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट को लेकर। बट फिर कुछ लोगों को आप सुनते हो कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो ठीक रहता है। टीवी में भी ऐड आती है, धोनी भी ऐड करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। पहले म्यूचुअल फंड्स इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में मल्टीपल शेयर्स आते हैं, तो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें तो क्या वो सही रहेगा? वेल, अभी के लिए ना मैं शेयर की बात करने वाला हूं, ना मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों से ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ETF इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि USA के अंदर ज्यादातर लोग ETFs के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। तो वहां पर जो लोग चीज सीख चुके हैं, जो डेवलपमेंट आ चुकी है, माइंडसेट में डेवलपमेंट आ चुकी है, वो भी इंडिया में आनी बाकी है। और शायद ETFs को समझने के बाद आपको लगे कि यस, ये एक बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकता है, जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप समझिए, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, बट हो सकता है आज आप इस वीडियो से कुछ ऐसा लेकर जाओ जो आपने सोचा भी ना हो। तो अब हम बात करते हैं ETFs की। आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाके सबसे पहले आपको लिखना है NSE इंडाइसेस। अब इंडाइसेस क्या होते हैं? जैसे आप निफ्टी का नाम लेते हो, अब यहाँ पर इंडाइसेस वाली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आपको इंडाइसेस देखेंगे। तो इंडाइसेस बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है जिससे हम एक सेक्टर को, एक मार्केट को देखते हैं। जब हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं बाजार बढ़ गया, बाजार गिर गया, तो हम बोलते हैं निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी गिर गया। तो निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स के अंदर आता है। निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां आती हैं जो NSE के ऊपर लिस्टेड है, उनसे मिलाकर एक इंडेक्स बना है। इसी तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, इसका मतलब क्या है, NSE के ऊपर जो टॉप 200 कंपनीज है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अब अगर आप नए हो तो आप सुनते चले जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, कितने शेयर हैं उस कंपनी के और उसका प्राइस कितना है। एग्जाम्पल, एक कंपनी के 1000 शेयर है और उस शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो मार्केट कैप क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा।
बट शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनका मार्केट कैप हजारों करोड़ में होता है, क्योंकि शेयर्स भी लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं, और प्राइस भी वेरी कर सकता है। तो आपको शेयर मार्केट के अंदर 500 करोड़ की भी कंपनी मिल सकती है, 5000 की भी मिल सकती है, 50,000 की भी मिल सकती है, 5 लाख करोड़ की भी कंपनी मिल सकती है। बट जो बड़ी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, तो जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर क्या बना है, निफ्टी 50। यहाँ पर एडिटर स्क्रीन पर निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आते हैं वो लगाकर दिखा देंगे आपको। तो ये होता है हमारा एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। इसी तरीके से होते हैं सेक्टरल इंडाइसेस। तो एक सेक्टर को जो एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ऑटो एक सेक्टर है, बैंक एक सेक्टर है, केमिकल एक सेक्टर है, एफएमसीजी एक सेक्टर है, हेल्थ केयर एक सेक्टर है, आईटी, मीडिया, फार्मा, मेटल, ये सब सेक्टर्स हैं। इसके बाद आ जाता है थीम बेस्ड इंडेक्स। एक थीम होती है, जैसे कि ईवी। ऑटो तो पूरा सेक्टर हो गया, ऑटो में डीजल गाड़ियां भी है, ट्रक भी है, सब कुछ है। बट अभी ईवी का एक जमाना, एक थीम हो गई ईवी। तो ये क्योंकि ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव एक थीम है, तो एक थीम का भी एक इंडेक्स हो सकता है। सिमिलरली हाउसिंग का इंडेक्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको समझ आएगा इसमें सीमेंट की कंपनियां हैं। तो हाउसिंग में जो चीजें यूज होती हैं, जिससे हाउसिंग मार्केट अगर बूम होती है, उन कंपनीज के शेयर को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका हाउसिंग का एक थीम बेस्ड इंडेक्स। इसी तरीके से ये थीम बेस्ड इंडेक्स होते हैं। अब ये इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है एक ETF, ये ध्यान रखिएगा। ETF ज्यादातर क्या होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल शेयर्स तो होते हैं, बट वो एक थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से होते हैं स्ट्रैटेजी इंडाइसेस, एक स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ऐसे शेयर्स जिनमें मोमेंटम है, तो निफ्टी के 200 शेयर्स लिए, जिसमें 30 ऐसे शेयर्स देखे गए जिनमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है, तो उसे मिलाकर एक इंडेक्स बन गया जिसे हम बोल रहे हैं मोमेंटम 30। इसी तरीके से जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम है, तो उसे बोला गया लो वॉलेटिलिटी 30। तो ये होते हैं स्ट्रैटेजी इंडेक्स। अब इन्हीं के ऊपर आपको ETF भी मिलेंगे। अब अगर आप दोबारा से जाओगे गूगल पर, लिखोगे लिस्ट ऑफ ऑल ETFs इन इंडिया। अब अगर आप यहाँ पर NSE के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सारे ETFs की लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कितने ETFs होंगे हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, गेस करो अभी तक, बता तो मैं दूंगा ही आपको। तो यहाँ पर आप इनकी पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कर भी ली थी। तो ये हैं वो सारे ETFs जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। कितने हैं ये? 246 टोटल हमारे ETFs हैं जो हमारी मार्केट में लिस्टेड है। अब सवाल आता है इनमें से कौन से खरीदने हैं। देखो, एक सिस्टम है जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम में क्या है कि मैं अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ तो वो तो मुझे एक रिटर्न बना के देगा ही, बट अगर मैं उन स्टॉक्स को प्लेज मारूं, अब प्लेज कैसे होता है ये आपको कैसे पता लगेगा? आपके पास जो भी ब्रोकर है, आप उस ब्रोकर पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेज शेयर का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखेगी, लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्क्रिप्ट्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी कोई आपके सामने पूरी की पूरी ये खुल जाएगी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर तो 6000 स्क्रिप्ट्स होंगी। स्क्रिप्ट्स में स्टॉक्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड भी आते हैं। आप यहाँ पर कंट्रोल F कीजिएगा, ETF डाल दीजिएगा, जो भी आप ETF में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। एग्जाम्पल, आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो निफ्टी 20 मतलब निफ्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप सर्च करोगे तो आपको देखेगा निफ्टी 20 जो है ये एक ETF है जिसे आप चाहें तो प्लेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यस लिखा हुआ है और इसका हेयर कट 10 है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ऊपर तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेयर कट। अब हेयर कट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसे 10% हेयर कट पे प्लेज कर रहे हो तो आपको आपका ब्रोकर 90,000 रुपये दे देगा ट्रेड करने के लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का कैसे हिसाब रहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप उस पैसे से करते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट प्लेज का मतलब होता है शेयर को गिरवी रखना। अगर आप कोई बड़ा लॉस कर लेते हो तो आपका ब्रोकर, अगर आपने लॉस नहीं भरा तो शेयर बेच सकता है, ETF बेच सकता है। तो हमें यहाँ पर लॉस को बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है और हम चाहते हैं चाहे थोड़ा ही पैसा बन जाए। जब बिना ब्याज के हमें पैसा मिल रहा है तो थोड़ा ही पैसा बहुत पैसा हो सकता है। तो आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, ETF में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसे प्लेज कर दिया और प्लेज करने के बाद क्या हुआ, आपको पैसा मिल गया, उससे आपने ट्रेड किया और आपने पोजिशनल ट्रेडिंग भी उसी पैसे से कर ली। सो पैसा उतना ही है बट वो 3 तरीके से यूज हो रहा है, तो इसे मैं ट्रिपल कंपाउंडिंग बोलता हूँ। इस पर हम वेबिनार्स लेते हैं, स्पेशल वेबिनार होते हैं। तो अगर आपको उसका वेबिनार ज्वाइन करना है अलग से
तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, उसे फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एक इन्विटेशन लिंक भेज देगी जिससे आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। बट वो थोड़ा सा एडवांस लेवल वेबिनार होता है उन लोगों के लिए जिन्हें एक्चुअल में पैसे बनाने हैं। सो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एजुकेशनल पर्पज से उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये ETFs अवेलेबल हैं। तो अब अगर आप इन ETFs को पढ़ोगे, देखो जैसे ये एक ETF है मेफैंग। अब मेफैंग जो ETF है इसके अंदर क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा है फैंग प्लस। अब फैंग क्या है, आप गूगल पे जाके लिखते हो, मान लीजिए आपको नहीं पता, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो आपको यहाँ पर ये कुछ 12,300 रुपये का कुछ दिख रहा है, रुपये नहीं है, USD के अंदर है। ये US का एक इंडेक्स है। इसके अंदर बेसिकली 10 शेयर्स आते हैं। नाम में तो आपको बेसिकली 5 मेन होते हैं, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड अमेजोन, ये सब फैंग में ही आ जाते हैं। प्लस मतलब टोटल 10 शेयर्स हैं इसके अंदर। बट अगर आप देखोगे ये एक ऐसा इंडेक्स है जो एक टाइम पे 3,500 का था 2020 में, और अभी 12,000 से ऊपर चल रहा है। मतलब ये तो भाग रहा है, ये अच्छी रिटर्न दे रहा है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि क्या आप इंडिया में रह के US के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप ETF के थ्रू कर सकते हो। अब कमाल की बात क्या है कि हमने किसी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हमने सिर्फ एप्पल नहीं खरीदा, हमने सिर्फ अमेजोन नहीं खरीदा, हमने जो टॉप 10 शेयर्स हैं, जो जाइंट्स हैं, उन्हें खरीद लिया इस ETF में इन्वेस्टमेंट करके। इस ETF ने एक साल में कितना रिटर्न दिया आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 365 डेज परसेंटेज चेंज, तो 22% की रिटर्न है। बट उसके नीचे एक आपको दिखता है, भैया ये कौन सा ETF है, 76% रिटर्न, एक साल में 76% रिटर्न। आपको नाम दिखता है MAHK टेक, ये यहां पे लिखा है हैंगसेंग टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये हैंगसेंग क्या होता है? तो अब मैं आपको समझाता हूं। आप इंडिया में बैठ के हांगकांग के बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां की टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया में बैठकर। तो अगर इसका प्राइस देखोगे, सिर्फ 21 रुपए का प्राइस है एग्जाम्पल, तो 21 रुपए में आप हांगकांग के बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और अगर आपने एक साल पहले से इसे होल्ड किया होता तो अभी आपके अकाउंट में 76% रिटर्न बन रही होती। इस साल आप देख रहे हो भैया निफ्टी तो डाउन जा रही थी, बट यहां पर तो रिटर्न तगड़े आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फंड को डाइवर्सिफाई किया। तो ETF में फायदा क्या हो रहा है, इंडिया में बैठकर बाहर के US के, चाइना के आप टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और किसी एक स्टॉक पे बेट नहीं कर रहे, क्योंकि एक स्टॉक कितना भी गिर सकता है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, येस बैंक शेयर, ठीक है। तो येस बैंक का जो शेयर है अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 400 रुपए के आसपास था, बट अभी कितना है, 17 रुपए के आसपास। तो एक शेयर कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी गिर सकता है। बट क्या बैंक निफ्टी इस हिसाब से गिर गई? अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी तो बढ़ती जा रही है। एक टाइम पे बैंक निफ्टी थी 1,000 के भाव पर और अभी है 55,000 के भाव पर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता तो आपका येस बैंक में भी एलोकेशन होता, बट क्योंकि वो शेयर गिर रहा था, उसका मार्केट कैप कम हो जाता, तो बैंक 20 से बाहर निकल जाता। अब ये बैंक 20 क्या है? बैंक 20 भी एक ETF है। आप सर्च करते हो बैंक 20 और आपको ये ETF यहां पर दिख जाएगा, बैंक 20। ओके, सो यहां पर आप देखोगे बैंक 20 की रिटर्न कितनी है एक साल की? एक साल की बैंक 20 की रिटर्न है 13% की। सो अब क्या हम ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अच्छी रिटर्न दी है? आंसर इज नो। आपको ये देखना है कि भैया ये ETF है कौन कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि ग्रोथ आने वाली है। देखो इसमें क्या है, आप बेट नहीं कर रहे हो कि एक शेयर यही चलेगा। आप कह रहे हो मुझे लगता है सेक्टर कौन सा अच्छा जाएगा, आपको लगता है हेल्थ केयर अच्छा जाएगा, तो क्या हेल्थ केयर का ETF है? यहाँ पे सर्च मार लो, आप हेल्थ लिख दो और आप एंटर कर दो, तो आपको देखेगा यस यहाँ पर तो हेल्थ के मेरे को कई सारे ETF दिख रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में PSU बैंक जाएंगे, तो क्या PSU बैंक्स का अलग से कोई ETF होता है? आंसर है हाँ, होता है भैया। तो आपको यहाँ पर PSU के ETFs, वो भी मल्टीपल, आपको दिख जाएंगे कि PSU बैंक के भी ETFs हैं। अगर आपको लगता है प्राइवेट बैंक का ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, तो भैया प्राइवेट बैंक के भी ETF होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्राइवेट बैंक का ETF दिख रहा है। सो आपको ये देखना है कि कौन से ETF में आपको लगता है आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकती है। इसी तरीके से सिल्वर और गोल्ड के भी आपको ETF मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया ETFs। मैंने आपको सबसे पहले जब सेक्टर्स बताए थे तो वो बहुत जरूरी था समझना कि जो इंडेक्स है वो भी 4 तरीके के हैं और इन्हीं के हिसाब से हमारे ETFs बने हुए हैं। अब यहां पर आपको ये समझना है कि
आप किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट करो, देखो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करो, बट फिर भी मैं आपको टॉप 10 ETFs के नाम ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि ब्रॉड वे में तो इनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कहाँ करना है, कब करना है, वो आपको देखना है। निफ्टी इंडेक्स है, सो निफ्टी 50 में अगर आपको लगता है हमारे इंडिया में ग्रोथ आने वाली है तो निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं यार निफ्टी 50 तो यार टॉप की 50 कंपनियां हो गई चलेंगी, तो उसकी अगली 50, तो इसे बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो अगर आप ETF सर्च करोगे तो एक ETF आप इस तरीके से सर्च कीजिएगा, जूनियर बीज। आज जूनियर है, कल को सीनियर बन सकता है। सो अगर आप जूनियर बीज देखोगे तो इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे मैंने बोला, आप यहां पर सोच सकते हो कि भाई निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, या फिर आपको लगता है बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि अगर देश ग्रो करेगा तो उसके बैंक्स तो ग्रो करेंगे, तो बैंक 20 में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ ज्यादा आ सकती है, आज वो छोटी हैं, आज उनका मार्केट कैप छोटा है, बट कल को इन्हीं में से तो कंपनीज मिड कैप या लार्ज कैप बनेगी, तो आप सर्च कीजिएगा स्मॉल कैप। और आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF है। इसमें आपकी जो स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यहां पर भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको यूएस की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नैस्डैक सर्च कर सकते हो, आपको मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर फंड मिल जाएगा मॉन 100, तो इसमें आपका नैस्डैक 100 में इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूएस की टॉप 100 कंपनीज में, तो ये आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से 4-5 और ETF में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। आप CPSC सर्च करोगे तो आपको CPSC ETF मिल सकता है, ठीक है। CPSC के अंदर आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है फार्मा ग्रो करेगा तो आप फार्मा सर्च कीजिए, आपको फार्मा बीज मिल जाएगा, फार्मा बीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपका निफ्टी फार्मा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आपको लगता है भाई IT अंडर वैल्यूड है तो आप IT बीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि भाई ऑटो में ग्रोथ आ सकती है तो आप ऑटो बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप सिल्वर और गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि भाई मैं ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ये तो मुझे समझ आ गया, बट कोई ऐसा रूल है जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिसके थ्रू मैं ETF में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कब पैसा, कितना पैसा, कहाँ पर मैं लगाता हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ETF की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है मेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हम कितना और कहाँ कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और छोड़ दिया और भूल गए। एक ना अभी एक मूवी आई है लकी भास्कर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखी हो। वो जब मूवी खत्म होगी ना तो एक डायलॉग आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि रुकना कब है। आज जो इस तरह मैं यहाँ हूं उसकी वजह है एक आदमी की मौत, मेरी बीवी का रोना और मेरे पिताजी की सलाह। कितना अच्छा खेलते हो ये जरूरी नहीं, कब रुकना है ये जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, अगर आपको ये भी सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि अभी तक इस चैनल पर मैंने ETF में हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ये नहीं रिवील किया। सो प्रॉफिट बुकिंग की नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, फ्री में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में उस डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप अपने शेयर्स को प्लेज भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा टू ओपन योर डीमेट अकाउंट। और गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो वेबिनार अगर आपको ज्वाइन करना है, गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। शेयर दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो इस साल अच्छी ग्रोथ दे सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।